जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज फिर से जो है अपना करंट अफेयर सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जो कि 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज है। ठीक है, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर कराया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और जैसा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है या पीसीएस का, वो बेसिकली बहुत नज़दीक है, 5 महीने लगभग बचे हैं। तो आपको जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक भी जो है, पहला टॉपिक मैं चूंकि उसी से उठाता हूँ, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक है उसको मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी सितंबर मंथ का करंट अफेयर डिस्कस हो चुका है। जिन्होंने कवर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर है उसको कवर कर लें। ठीक है, तो लगभग 10 वीडियो में जो है मैंने वो कवर किया है, और ऐसे ही लगभग 10 वीडियो में जो है हर महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक, तो पहला टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, और आज जो पहला टॉपिक मैंने उठाया है वो एसडीजी गोल उठाया है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये एसडीजी गोल जो है ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, आप सभी को पता है। नहीं, ऐसा तो है ही, आपको कॉमन टॉपिक है, आपको पता है, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो सकता है यूपीएससी में किसी ऑप्शन में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछे कि भाई दूसरा गोल या चौथा गोल क्या है, लेकिन हाँ ऑप्शन में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन पूछ सकता है। तो डायरेक्टली आपको यही करना है कि यूपीएससी में कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कोई फंडा नहीं है कि भाई कोई किताब पढ़ लें या 10 बुक पढ़ लें, कोई मैगजीन पढ़ लें, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, ऐसा फंडा नहीं है। यूपीएससी में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं। हो सकता है 4 ऑप्शन में आपको 2 ही ऑप्शन आए, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर जो है सही करना पड़ेगा। ठीक है, यही तरीका है यूपीएससी निकालने का। और जहाँ तक पीसीएस का सवाल है, उसमें तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ दे कि भाई 11वां गोल क्या है, 9वां गोल का क्या है। तो फिलहाल इस टॉपिक में जो है हम लोग कवर करेंगे एसडीजी गोल के बारे में। तो यहाँ थोड़ा पिक्चर क्वालिटी जो अच्छी नहीं आई है, मैंने इंटरनेट से उठाया है, तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। मैं जो है बेसिकली आपको बोल देता हूँ कि ये बेसिकली ये है क्या। ठीक है, जैसे पहला गोल यहाँ पे दिख रहा है वो नो पॉवर्टी है। ठीक है, नो पॉवर्टी मतलब अपने को गरीबी मिटाना है। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा सब कुछ आपको, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। आपको जो है डायरेक्टली सर्च कर लीजिए गूगल पे कि एसडीजी गोल क्या है, तो आपके पास खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो आप खोल के एक बार देख लीजिएगा। दूसरा है जीरो हंगर, मतलब अपने को जो है एक तरीके से भूख, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूखे रह जाते हैं, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, उनको बेसिकली उनका क्या है, भूख मिटानी है। ठीक है, तीसरा है गुड हेल्थ, सभी का हेल्थ अच्छा हो। कितना अच्छा रहेगा सबका हेल्थ अच्छा हो। अपने वेद उपनिषद में भी लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। ठीक है, सिमिलरली चौथा जो है वो बेसिकली क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सभी जो हैं बच्चे हैं चाहे जो भी हैं, उनको बेसिकली अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी, मतलब जो पुरुष हो, स्त्री हो, या ट्रांसजेंडर मतलब कोई और एलजीबीटी कम्युनिटी हो, बेसिकली जो भी है उन सभी को एक तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, मतलब बेसिकली क्या है कि सभी को बेसिकली स्वच्छ पानी जो है मिलना चाहिए, क्योंकि पानी से जनित काफ़ी रोग हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे जो है कैडमियम से क्या होता है, आर्सेनिक से क्या होता है, मीनामाटा डिजीज हो जाता है। ठीक है, कैडमियम पॉइजनिंग हो जाती है, तो ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन सभी डिजीज़ को जो है बेसिकली पानी से जनित रोगों को रोकना है अपने को। ठीक है, हैजा हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। इसके अलावा सातवां है बेसिकली अफोर्डेबल टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली हो गया कि भाई काफ़ी समय से हम लोग पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट हैं, तो उससे क्या होता है, बेसिकली पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपने को क्लीन एनर्जी जो है एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, और भी जो भी हो सके वो बेसिकली जनरेट करने अपने को आना चाहिए। आठवां क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना है, क्योंकि अपने को जॉब वॉब भी देना है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वही बिल्टअप करना है। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस इनइक्वालिटी, अपने को किसी भी तरह की इनइक्वालिटी, एक अमीर है, एक गरीब है, एक मिडिल क्लास है, इस तरह की इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो महात्मा गांधी जी की वो होना चाहिए थी, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, कि भाई किसी के पास पैसा है इसका मतलब वो नहीं कि भाई उस पर बैठ जाए, मतलब एक तरीके से उस पैसे का ट्रस्टी है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को अपने को कम करना पड़ेगा। अगला है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो सिटी को अपने को सस्टेनेबल बनाना है, किसी तरह का पॉल्यूशन, कचरा, फलाना ठिकाना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना हो, समझ रहे हैं ना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो उसमें क्या है, बेसिकली उसमें स्वच्छ भारत अभियान में जो है स्वच्छ स्वच्छ प्लस इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं ना, कि भाई टॉयलेट क्लीन होना चाहिए या टॉयलेट फंक्शनल होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे टॉयलेट है फंक्शनल होना चाहिए। पहले जो टॉयलेट नहीं यूज करते थे उनको पहले टॉयलेट बना के टॉयलेट दिया गया, अब उस टॉयलेट को बेसिकली आपको ऑपरेट भी तो करना पड़ेगा, फंक्शनल क्लीन रखना पड़ेगा जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं। तो सस्टेनेबल सिटी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अच्छी खासी पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लोगों की टहलने की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड जो है वो एक तरीके से क्राउडेड नहीं होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ सस्टेनेबल सिटी में आ गई, और पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो आप लोग आर सुनते होंगे, भाई रिसाइकिल करना है, रिड्यूस करना है, रीयूज करना है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है जरा सा भी ऐसा ना हो कि भाई अब उसको फेंक दिया। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अपनी देख लीजिए,
सबके पास ऐसी होंगी जो पुराने लैपटॉप्स पड़े होंगे, पुराने मोबाइल फ़ोन्स पड़े होंगे, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जानी चाहिए, इसको किस प्रकार से रीयूज किया जाए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अब इतनी तरीके से डेवलप हो रही है। प्लास्टिक जब शुरुआत में आया था लोगों ने धड़ल्ले से यूज किया, अभी भी यूज कर रहे हैं। अब वो एक समस्या बन गई है भाई, समझ रहे हैं ना। प्लास्टिक से पॉल्यूशन हो रहा है एक तरीके से, वो बेसिकली क्या होता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसके अलावा 13th क्या है, क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, बहुत ही रेंडमली क्लाइमेट चेंज आता है, हीट वेव आ जाता है, कोल्ड वेव आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, सुनामी आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जब लैंडस्लाइड हो जाता है, तो अपने क्या है, क्लाइमेट पे भी बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, लाइफ बिलो वाटर। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन स्पीसीज, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या है, जो भी एनिमल्स हैं, चूंकि वो लो कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर अत्याचार करें, ठीक है। अब वाटर के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या वाटर इकोनॉमी को हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब ये ना, जो मछलियां हैं और वे जो एनिमल्स, वाटर, चूंकि वाटर आप लोग चूंकि जमीन पे रहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि जमीन पे ही डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ऐसी बात नहीं है। पानी के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ भी कोरल रीफ्स हैं, समझ रहे हैं ना। वहाँ भी बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो वहाँ पे होते हैं, या पानी के अंदर भी एक तरीके से जो सिस्टम्स हैं, उनका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी एनिमल्स हैं, बहुत ही ऐसे हैं, कई कई मतलब समझ रहे हैं, हज़ारों टाइप की डाइवर्सिटी है, पानी के अंदर भी एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, तो उनके बारे में भी सोचना है। इसके अलावा ये क्या है, लाइफ ऑन लैंड। ऑब्वियसली हम लोग यहीं पे लैंड पे रहते हैं, तो हमको यहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं, या पौधे हैं, या पेड़ पौधे हैं, उनका भी एक तरीके से क्या करना, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप धड़ल्ले से चीज़ें यूज करते जाएं। इसके अलावा क्या है, पीस एंड जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। तो अपने को एक ऐसी व्यवस्था रखी जाना चाहिए जहाँ सभी देश हों, सभी राज्य हों, और सभी लोगों के बीच में आपस में एक तरीके से क्या हो, जस्टिस हो, समझ रहे हैं ना, शांति हो। आप देख ही रहे हैं भाई, रसिया, यूक्रेन, सीरिया, पैलेस्टीन, इजराइल, कितनी समस्याएं हैं हर कंट्री में, ठीक है। तो अपने को शांति भी तो बहाल रखना है, ग्लोबल गोल्स हैं, सभी कंट्रीज ने मिलकर ये गोल्स लिया है, तो सभी कंट्रीज को आपस में दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर गोल, ये 5 जो ऐसे बनाए हुए हैं कि भाई अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब एक समूह मिल जाए तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये बेसिकली जो है एक तरीके से टारगेट है। तो मैंने यहाँ पिक्चर जो क्लियर था वो क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया। इसमें कुछ नहीं है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको ये इमेज मिल जाएगा ऊपर से गूगल से। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ अभी कोट किया है, ठीक है। अब एसडीजी ये सब गोल आए कहाँ से, इसके पीछे आइडिया क्या था, इसको आप इस तरीके से समझिए। 1972 में सबसे पहले जो क्लब ऑफ रोम है, एक तरीके से सोसाइटी समझ लीजिए, क्लब ऑफ रोम, या ये सभी जो आपके यूपी पीसीएस या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लब ऑफ रोम जो है एक तरीके से थिंक टैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सोचा भाई कि भाई इसने दिया एक रिपोर्ट दिया, इसने लिमिट टू ग्रोथ, ऐसा इसने एक रिपोर्ट दिया, लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है भाई। हर कोई धड़ल्ले से ग्रोथ करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जो भी इस तरह से कोई भी कंट्री है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, ढेर सारी चीज़ें कर रही हैं, चाहे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ढेर सारी चीज़ें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो भाई उसने बोला इसका बेसिकली रिपोर्ट से नाम से पता चल रहा है भाई, ग्रोथ का भी कुछ एक लिमिट हो, ग्रोथ एक तरीके से रेगुलेटेड हो, समझ रहे हैं ना, तो नाम से पता चल रहा है। उसी के बाद 1987 में ब्रंडलैंड कमीशन एक था, ठीक है। इस कमीशन का नाम आपको याद रहना चाहिए, ये कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है, ठीक है। ये कमीशन था ब्रंडलैंड कमीशन, ठीक है। इसने बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, इसने बेसिकली सस्टेनेबल। तो शुरुआत में ये दो जो एक तरीके से एक रिपोर्ट आया क्लब ऑफ रोम का और ब्रंडलैंड कमीशन का, बेसिकली इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ वो हुआ एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली यही है कि हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ठीक है। तो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो इसके बारे में, इस जो 100 साल होते हैं एक सेंचुरी में, उसके बारे में क्या एजेंडा हो भाई, कैसे काम करना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं कि भाई कोई भी रेंडमली जो है पॉल्यूशन करे, या एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का, या यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली एक तरीके से 1992 में, जो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, अर्थ समिट भी कहते हैं, या रियो डे जेनेरियो, ठीक है। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। और ये चूंकि रियो डी जेनेरियो एक तरीके से सिटी है, ये एक सिटी है, कहाँ पे है आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्राज़ील पे है, ठीक है। तो ब्राज़ील में एक सिटी है, यहाँ पे एक समिट हुआ, ठीक है। ब्राज़ील कहाँ की कंट्री है, आपको देखिए एक बार जाके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक समिट हुआ, ठीक है। तो इस समिट में जो है जाके
सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तो 1992 अर्थ समिट रियो जेनेरो में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ब्राजील में सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसने बोला इन सभी समिट के बाद जो है बेसिकली किस प्रकार से एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। तो 3 कन्वेंशन हुए बेसिकली, समझ रहे हैं ना। इसके जो रिजल्ट में 3 कन्वेंशन साइन हुए। एक तो हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसके रिजल्ट में 3 कन्वेंशन आए। इसके अलावा आया यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मतलब भाई पेड़ पौधे आप खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे आप खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, वहाँ की जो लैंड है वहाँ एक तरीके से क्या हो, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगी। तो ऐसा देखा गया कि जो मरुस्थल है या उस तरह की बंजर भूमि है, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि का जो एक तरीके से जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो बंजर भूमि का एरिया क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अपने को वो कम करना है, डिजर्टिफिकेशन कम करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं वापस, जो है एक तरीके से जो लैंड है उसकी उर्वरा शक्ति, जो उसका उसकी फर्टिलाइजेशन पावर है बेसिकली, वो क्या करनी है, अपने को इंक्रीज करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट में है वो यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये भी इसका रिजल्ट था। तो ये 3 कन्वेंशन जो है इसके रिजल्ट में आए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों ही कन्वेंशन के बारे में आपको जाकर डिटेल में पढ़ना है। अब सब कुछ मैं डिटेल में बताने लगा तो सिर्फ ये एक टॉपिक रह जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप आज के दिन में, ठीक है। तो अपने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ, कुछ फैक्ट बता सकता हूँ, ठीक। अब इसके बारे में आपको क्या पता चाहिए, एसडीजी जो फिलहाल हम लोग का गोल चल रहा है, इससे पहले जो था एमडीजी गोल था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि 2000 से 2015 के बीच में जो है ये गोल था। 2000 से 2015 साल का ये गोल था, 2000 से 2015 के बीच में। इसमें 8 गोल थे, इसमें टोटल 8 गोल लिए गए थे, ठीक है, कि इस गोल को अचीव करना है 2015 तक। उसके बाद जब ये इसमें कुछ फ़ायदे हुए, जब इसमें ढेर सारे फ़ायदे हुए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, तो हुआ Rio+20 समिट, Rio+20। तो Rio+20 से आप क्या समझ रहे हैं कि भाई 1992 में हुआ था, तो ठीक 20 साल बाद ये समिट हुआ था 2012 में, ठीक है। तो 2012 में ये समिट हुआ था और वहीं पे हुआ था, रियो डे जेनेरियो में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समिट में जो है सोचा गया भविष्य का कि भाई अपने को ये गोल जो है एक तरीके से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं और कुछ ऐसे टारगेट्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि एसडीजी डिसाइड किया गया कि भाई अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग लेंगे। इसका जो पीरियड रहेगा वो 2015 से 2030 तक रहेगा, ठीक है, 2015 से 2030 तक रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये बाइंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है, नॉट बाइंडिंग, मतलब किसी के ऊपर अगर किसी ने नहीं कर पाया तो तलवार नहीं लटकी हुई है कि भाई आपका गला कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। इसके अलावा एसडीजी के बारे में पता क्या होना चाहिए कि इसमें 17 गोल हैं, कुल मिला के 17 गोल हैं, पहली बात। दूसरी बात, 169 टारगेट हैं, 169 टारगेट हैं, ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है, इसमें 304 इंडिकेटर है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें टारगेट और इंडिकेटर तो याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी बहुत चालाक है, वो समझ रहे हैं कि भाई 169 टारगेट याद नहीं किया सकते, 304 इंडिकेटर याद नहीं किया सकते, लेकिन हाँ 17 गोल कम से कम, मैंने बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये याद होने चाहिए, ठीक है, ये याद होने चाहिए और हो भी सकते हैं। आप जैसे पिक्चर के थ्रू जाइएगा ना, तो पिक्चर के थ्रू जैसे आपको याद होगा। जैसे पहले पे नो पॉवर्टी है ना, तो यहाँ देखिए कई सारे लोग हैं, क्योंकि पॉवर्टी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं। दूसरा जैसे फूड जो है, फूड एक तरीके से होना चाहिए अवेलेबल। तो यहाँ पे खाने की प्लेट बनी हुई है, उसमें से देख रहे हैं हीट वेव से तरीके से निकल रही हैं। यहाँ पे एक तरीके से हार्ट रेट को दिखाया गया है। तो एक आप पिक्चर के थ्रू जोड़ के जो है आप याद कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे। किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे आसान तरीका जो मैं जानता हूँ और जो मैं आपको बता सकता हूँ, उसको जो है एक दिन में मत रट्टा मारिए, उसको जो है डेली बेसिस पे 2 मिनट देख लीजिए। तो डेली बेसिस पे जब रिवाइज करना शुरू करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं, इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं इसके लिए। तो कुछ स्टेप्स बेसिकली महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। अब ये स्टेप है कि भाई किस तरह से इक्वलिटी बढ़ाई जाए, चाहे लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा लोगों को फूड सिक्योरिटी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान है। इसके अलावा क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे एक गोल अपना क्या था, एक गोल मैंने आपको बताया था ना, कौन सा गोल था, देखिए अपना एक गोल था ना कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो उसको उसके लिए बेसिकली ये है ना क्लीन एनर्जी। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे अपने पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना हुआ था, सभी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया में हेडक्वार्टर भी है इसका, कहाँ हेडक्वार्टर एक बार आप चेक करिएगा, शायद गुरुग्राम है शायद। तो एक बार बेसिकली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इसमें कि भाई कि सोलर एनर्जी के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है किस प्रकार से जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अपना जो पिछला लेक्चर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हम बैटरी एनर्जी सिस्टम की बात किए थे। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यही था कि भाई बैटरी के थ्रू किस प्रकार से सोलर एनर्जी को जो है एक बार स्टोर कर लें और जब रात को भी आवश्यकता पड़े तो उस एनर्जी का यूज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो याद कर लीजिएगा। तो उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एसडीजी इंडेक्स होता है कि भाई जो भी कंट्री जो है वो एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो इंडेक्स होता है। तो उसमें जो है
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये लॉन्च करती है एसडीजी इंडेक्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रैंकिंग पे 2022 में, 2022 का डाटा है ये, 2022 में फर्स्ट रैंकिंग फिनलैंड, फिनलैंड जो है एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री मतलब आर्कटिक के पास है, ठीक है, फिनलैंड। और जो इंडिया की रैंकिंग है वो 121 है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है 121, तो आप समझ सकते हैं इंडिया जो है कहाँ पे है अभी इस गोल को अचीव करने में, ठीक है। इसके अलावा इसी तर्ज पे इंडिया जो है अपना खुद का जो है एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च करती है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग लॉन्च करती है, नीति आयोग, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी होगा, एक बार आप जाके जो है बेसिकली क्या करना है आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सा स्टेट, इंडिया में से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य जो है वो बेसिकली टॉप कर रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ढेर सारे फैक्ट बता दिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, और बाकी इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब आइए जो हम लोग का अक्टूबर मंथ में हम लोग आ गए ना, तो ऑलरेडी जो है हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के दिन जो है हम लोग आईआर डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो तेजी से हम लोग देखते हैं क्या है टॉपिक्स। तो मेरा जो टारगेट है वो बेसिकली यही है कि भाई जो भी समझाने की आवश्यकता है, जो भी एनालिटिकल पॉइंट है, ऐसा कुछ विश्लेषण है या कुछ फैक्ट बताने हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर भाई समझ रहे हैं आप, एक साल का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब आइए इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग सभी पढ़ते ही होंगे, ठीक है। एक तरीके से आपको पता है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर है, ठीक है। अब मान लीजिए इंडिया का ये नॉर्थर्न पोर्शन है, इंडिया का ये नॉर्थर्न पोर्शन है, ठीक है। अब इंडिया का नॉर्थर्न पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो है ये रिवर आती है, वेस्टर्न जो तिब्बत है, वेस्टर्न तिब्बत है जिसे कैलाश मानसरोवर है, ठीक है, यहाँ कैलाश मानसरोवर फॉर एग्जांपल है। तो बेसिकली मान लीजिए यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से आई रिवर आई इंडस, और इसे पाकिस्तान के अंदर जाती है, ठीक है। अब ये बेसिकली इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम में जो है 5 और नदी जो है रिवर्स आ जाती हैं, नदियाँ आ जाती हैं, 5 नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर से मैं बोलता रहा हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ अगर यूपीएससी आपसे पूछ दे, शायद एक बार पूछा हुआ भी है मेरे ख्याल से, अगर नॉर्थ से साउथ आपसे पूछ दे कि झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज जो है उसका सीक्वेंस बताइए नॉर्थ से साउथ, तो झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज ये सीक्वेंस रहेगा नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ जो है ये इसका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। मतलब इसी सीक्वेंस में जो है ये नदियाँ बह रही हैं, ठीक। इसमें आपको क्या याद रखना है कि भाई अभी मैं आगे उस पर आऊँगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि इसे इंडस रिवर है, ये मान लीजिए इंडस, तो इंडस को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आई है इंडस, ठीक है। अब रिवर सिस्टम जैसे इंडस है, अब इसमें आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अब मान लीजिए कि झेलम रिवर जो है ऐसे कहीं बह के आ रही है, ठीक है, झेलम रिवर जो है ऐसे कहीं बह के आ रही है, ऐसे झेलम रिवर आ रही है, हो सकता है ऐसे नहीं बह रही होगी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब झेलम जो है आपको ट्राइब्यूटरी पता होनी चाहिए, अभी इसके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, सबका डिटेल बताऊंगा। तो झेलम जो है ऐसे बह के आ रही है, ठीक है। अब झेलम जो है वो ज्वाइन करती है, ठीक है, झेलम जो है वो ज्वाइन करती है चेनाब को, चेनाब जो है इसके नीचे से आ रहा है, चेनाब इसके नीचे से आ रहा है, झेलम जो है वो ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, चेनाब को ज्वाइन करती है। तो इसको मान लीजिए झेलम, जैसा कि मैंने बताया सबसे ऊपर झेलम आता है, अब इसे आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ये आप ट्रिक से समझ लीजिएगा। तो झेलम जो है वो चिनाब को ज्वाइन करती है, ये मान लीजिए चेनाब है, ठीक है, ये मान लीजिए चेनाब है, तो झेलम चेनाब को ज्वाइन करती है। अब चेनाब को ज्वाइन करती है तो जब अब ये आगे बढ़ेगी तो इसको हम चेनाब कहेंगे, क्योंकि झेलम चेनाब को कर रही है, झेलम चेनाब की ट्राइब्यूटरी एक तरीके से हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, चेनाब कहेंगे, ठीक है। आगे जो ये रिवर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, चेनाब कहेंगे, ठीक है। अब चेनाब जो है, अब इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब बेसिकली जो रावी है, रावी, ठीक है, एक रावी सीक्वेंस आप देखिए, सबसे पहले झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, ठीक है। अब फिर रावी जो है वो कहीं से आके यहाँ पे चेनाब को ज्वाइन कर रही है, ये मान लीजिए रावी है, ठीक है। तो रावी जो है वो चेनाब को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, रावी जो है वो चेनाब को ज्वाइन कर रही है। इतना समझ में आया आपको, इंडस रिवर बह रही है, उसके नीचे झेलम बह रही है, झेलम चेनाब को ज्वाइन कर ले रही है, और चेनाब को जो है जो आगे बढ़ती है तो उसको रावी ज्वाइन करती है, ठीक है। तो रावी जो है उससे कहीं ना कहीं से बह के आ रही है, उसको ज्वाइन कर ले रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि सतलज कहीं से आ रही है, झेलम चेनाब रावी, इसी बीच ब्यास बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ब्यास ऐसे बह रहा है, ये ब्यास बह रहा है, ठीक है।
अब ब्यास बह रहा है, मतलब इसका फ्लो कर रहा है ब्यास, उसके नीचे क्या फ्लो कर रहा है, सतलज फ्लो कर रहा है, उसमें सतलज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ब्यास जो है ये बीच में ही यहाँ पे कहीं मिलता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ब्यास जो है वो यहाँ पे हरिके, हरिके एक वेटलैंड है जो कि रामसर साइट है, मैंने रामसर साइट जो कराया है आपको पता होगा, इसको हरिके पट्टन भी कहते हैं, हरिके, ठीक है। तो हरिके जो है वहाँ जाके ये बेसिकली ये मिलता है, ये रामसर साइट भी है, ये आपको याद रखना है। तो ब्यास जो है इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ ब्यास को, और इसको सतलज को एस कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्यास जो है वो सतलज से हरिके पे मिलती है, ठीक है। और फाइनली जो है चेनाब, चेनाब किससे मिलती है, सतलज से, ठीक है। तो सतलज एक तरीके से सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है। तो जो मैंने आपको बताया, इंडस बह रही है, झेलम जो है वो चेनाब को ज्वाइन करती है, चेनाब जो है एक तरीके से उससे रावी ज्वाइन करता है, और ब्यास सतलज को करता है, और सतलज सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है, मतलब एक तरीके से रिवर है, और इसमें से जो है चेनाब जो है फाइनली सतलज से मिल जाता है। चेनाब किससे मिलता है, सतलज से। तो फाइनली जो ये रिवर बहती है, जिसमें एक तरीके से पांचों रिवर जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, नॉर्थ से साउथ, मैंने जैसा आपको बताया, झेलम, चिनाब, रावी, ये पांचों रिवर जो है ये पंचनाद कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पंजनाद। क्योंकि ये पांचों रिवर के नाम पे ही जो अपना पंजाब है, जो अपना स्टेट है पंजाब, इन पांचों रिवर के नाम पे, जो कि 5 रिवर से एक तरीके से बहता है, इसलिए पंजाब कहते हैं, ठीक है। तो ये पंचनाद जो है ये फाइनली इंडस ऐसे आ रही है। तो पंचनाद पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है एक मिठान कोट जगह है, मिठान कोट, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर मिठान कोट जगह है, तो वहाँ पे ये पंचनाद जो है वो इंडस से मिल गई। तो आपको मैंने साथ साथ इंडस रिवर सिस्टम, ये यही है इंडस रिवर सिस्टम और कुछ नहीं है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो आपका यहीं पे कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब करना तो है ही, आपको डिटेल में जाना है, लेकिन मैंने आपको रिवर सिस्टम बता दिया कि कैसे ये रिवर है वो ज्वाइन करती है, ठीक है। अब और डिटेल से देखते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। तो बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें क्या है कि तीन तीन जो बेसिकली एक तरीके से कोई भी ट्रीटी होती है इसमें 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। तो इसमें साफ साफ समझ आ रहा है कि इंडस रिवर के ऊपर ट्रीटी है और इसके ट्राइब्यूटरी के ऊपर ट्रीटी है एक तरीके से, ठीक है। कि भाई इसका पानी कहीं से बह के आ रहा है, मान लीजिए पानी कहीं से बह के आ रहा है और कहीं पे जा रहा है, तो उस पानी के यूज के लिए एक तरीके से क्या झगड़ा है, उस पानी के यूज के लिए झगड़ा है कि भाई इंडिया उस पानी का कितना यूज करेगा, उस पानी का एक तरीके से जो है पाकिस्तान कितना यूज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और इसमें वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये बेसिकली मीडिएट कर रहा है। तो आपसे पूछे इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो इंडिया, पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक तरीके से मीडिएट कर रहा है, ठीक है, आपस में एक तरीके से भाई ऑब्जर्व करता है या कुछ कहता है, ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग देखते हैं क्या है बेसिकली, इसमें बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से हैं। मान लीजिए पानी कहीं से आ रहा है ऊपर से, तो इंडिया उस पर कुछ डैम बनाना चाहता है। अब इंडिया डैम कब बनाएगा, जब पानी को स्टोर करेगा, ठीक है। और पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुम पानी क्यों स्टोर कर रहे हो, हाँ, पाकिस्तान को यही समस्या है, तुम पानी क्यों स्टोर कर ले रहे हो, तुम बिल्कुल पानी स्टोर कर लेते हो, कभी पानी छोड़ देते हो तो उससे बाढ़ आ जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो उसको यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम है। तो यहाँ यहीं से बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है। तो किशन गंगा जो है वो किशन गंगा रिवर पे है, किशन गंगा रिवर का ही नाम है, तो उसी पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसको नीलम भी कहते हैं, 2 नाम है इसके, ठीक है। इसके अलावा एक रेटल प्रोजेक्ट है, रेटल जो है वो चेनाब के ऊपर है, ठीक है। तो चेनाब के ऊपर जो है वो रेटल है, तो ये भी आपको बेसिकली याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ रिवर प्रोजेक्ट्स मैंने देख के मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली एक रिवर प्रोजेक्ट है सलाल, ठीक है। तो और भी आप देख लीजिएगा, जो मुझे बताया मैं बता रहा हूँ आपको, सलाल जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये सभी जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एक बगली घर है, बगली हर, तो बगली हर, ठीक है। तो बगली हर किसके ऊपर है, तो ये सर चेनाब के ऊपर है, ठीक है। ये किसके ऊपर है, चेनाब के ऊपर है। एक है शाहपुर कांडी, हिंदी में लिख देता हूँ शाहपुर कांडी। तो शाहपुर कांडी किसके ऊपर है, तो शाहपुर कांडी जो है रावी, तो रावी रिवर के ऊपर है, ठीक है, रावी, तो रावी के ऊपर है, ठीक है, शाहपुर कांडी। इसके अलावा एक उज प्रोजेक्ट है, उज, तो उज जो है उज रिवर का ही नाम है, तो उसी के नाम से उज प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया। इसके अलावा आपको डिटेल में जाना है कि भाई कौन सा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से एक तरीके से रिवर के ऊपर है, कौन से रिवर के ऊपर कोई ना कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा तेजी से देखते हैं हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो बेसिकली मैं बताया कि पानी को लेकर झगड़ा है, समझ रहे हैं ना, और वर्ल्ड बैंक जो है वो मीडिएट कर रहा है। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1960, ठीक है। और इसमें डिवाइड कर दिया गया, वेस्टर्न रिवर डिवाइड कर दिया गया, ईस्टर्न, ठीक है। तो इसमें 2 डिवाइड कर दिया गया,
यहाँ के आगे लिखा भी होगा, हाँ ये है। तो वेस्टर्न में आपका इंडस आ गया, झेलम आ गया, चिनाब आ गया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर के तीन कौन है, इंडस है, झेलम है, चिनाब है। इंडस, झेलम, चिनाब ये ऊपर के तीन है, ठीक है। तो इसको वेस्टर्न रिवर कह दिया। तो वेस्टर्न में ये तीनों आ गए। बोला कि भाई ये पाकिस्तान के पास पानी जाएगा, ठीक है। इंडिया अगर चाहे तो कुछ रन ऑफ रिवर, मतलब पानी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, पानी बहता रहेगा, लेकिन उसी में से आपको कुछ बिजली निकालनी है, समझ रहे हैं ना। फ्लो ऑफ वाटर के थ्रू पानी बह रहा है, उससे कुछ आपको बिजली निकालनी है। या एग्रीकल्चरल यूज, मतलब खेती करने के लिए जो कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, रिवर से कितना पानी लेगा खेती करने में, तो उतना पानी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा कहा गया वेस्टर्न रिवर का ये, ठीक है। और जो ईस्टर्न रिवर है, ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज ईस्टर्न हो गया, वो भाई अनरेस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब इसको आपको जितना यूज करना है करें। तो ये ट्रीटी हुई है कि भाई जो ईस्टर्न रिवर है, रावी, ब्यास, सतलज, उसको जितना यूज करना है उतना यूज करें। और वेस्टर्न रिवर का आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं। या आप रन ऑफ रिवर, मतलब पानी बहता रहेगा, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप प्रोजेक्ट जो भी आप बिजली निकालनी है, जो निकालना है निकालिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या कि ज़्यादातर पानी जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। इंडिया को एक समस्या है, ठीक है। और इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान जो है तुरंत जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देने लगता है। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप क्या है। इसके अलावा मुझे बताने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें आपको। बेसिकली इसमें और ज़्यादा इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, या आपको और भी डिटेल में जाके बताना है, क्योंकि बेसिकली रिवर्स और रिवर प्रोजेक्ट और रिवर की ट्राइब्यूटरी, ये सभी यूपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे पीसीएस हो, उसमें आपसे पूछ देगा भाई। तो मुझे लेफ्ट, जैसे कोई भी रिवर हो तो उसके लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी होती है, मतलब ये रिवर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर से फ्लो कर रहा है या ऊपर से नीचे कर रहा है, इस नीचे से ऊपर मान लीजिए कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ कर रहा है, ठीक है। इसके लेफ्ट से जो भी रिवर आके जुड़ेगी उसको लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कहेंगे। बहुत आसान तरीका है समझने का। मतलब रिवर अगर नीचे से ऊपर बह रही है या किधर से किधर बह रही है, तो उसके लेफ्ट से जो जुड़ेगी उसको लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कहेंगे, और उसके राइट से जो जुड़ेगी रिवर, जो भी उसको ऐड होगी, उसको राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कहेगी, उसको क्या कहेंगे, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यमुना, सोन, पुनपुन, ये सभी गंगा की क्या है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। और वहीं पे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी क्या है, गंगा की, जो गंगा रिवर है उसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। तो सभी ये ट्राइब्यूटरी हैं। चूंकि अभी एक लेक्चर में बहुत डिटेल से नहीं बता सकता, इसके लिए मैं एक लेक्चर ही कर लूंगा जिसमें रिवर सिस्टम ही मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार अपने आप को जो है एक तरीके से नोट कर लूंगा कि भाई मुझे आप लोगों को ये कवर करना है, तो मैं कवर कर डालूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो इंडस रिवर चूंकि यहाँ पे आया तो मैं बता ही दे रहा हूँ, इसकी जो लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है तो आपको याद कर लेना है जस्कर। तो एक रिवर है जस्कर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सूरू, जस्कर, सूरू। फिर है क्या है, झेलम, ठीक है, झेलम। फिर क्या है, चिनाब, जस्कर, झूलू, झेलम, चिनाब। क्योंकि झेलम चिनाब जो है इसके इस तरीके से क्या है, लेफ्ट से ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी जो है लेफ्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। सभी ये जो है लेफ्ट, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर, सूरू, ये सभी जो है इसके लेफ्ट ट्राइब्यूटरी हैं। राइट ट्राइब्यूटरी क्या है, राइट, राइट आपको याद रखना है। राइट जो है अगर आपसे पूछ दे कि झेलम क्या है तो झेलम लेफ्ट है। राइट में श्योक, राइट मतलब जो ऊपर से उसकी ऐड होती है, श्योक, ठीक है, श्योक। इसके अलावा गिलगिट, तो गिलगिट जो है एक तरीके से जगह भी है और रिवर के नाम पे ही है, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है। इसके अलावा हुंजा, ठीक है, तो हुंजा, ठीक है, हुंजा। इसके अलावा कुर्रम, तो कुर्रम, ये सभी रिवर्स के नाम है, ठीक है। इसके अलावा गोमल, तो गोमल, ठीक है, गोमल, ठीक है। और ये काबुल। तो ये सभी रिवर्स जो हैं बेसिकली ये राइट ट्राइब्यूटरी हैं। तो आई थिंक लेफ्ट और राइट ट्राइब्यूटरी जो है आपको याद कर लीजिएगा, इसके अलावा भी आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए 4 रिवर्स हैं, बहुत जगह चाहिए लिखने के लिए, तो बेसिकली ले लीजिए, मान लीजिए कि अपने पास जैसे रिवर्स है झेलम, ठीक है। तो झेलम के बारे में लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, झेलम क्या है। तो झेलम का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कश्मीर, तो ओरिजिन पॉइंट आपको सभी रिवर्स की याद होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिन है, कौन सा ग्लेशियर है या कहाँ से है। तो ओरिजिन जो है ये वेरीनाग, एक वेरीनाग जो है प्लेस है कश्मीर वैली में, तो वेरीनाग जो है इसका झेलम का ओरिजिन पॉइंट है, ठीक। तो मैं ओरिजिन पॉइंट सबका बता रहा हूँ। और वूलर लेक जो है, वूलर लेक, ठीक है, तो वूलर लेक में जो है इसका वाटर जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ये कश्मीर वैली में वुलर लेक है, ठीक है। और फाइनली जो है झेलम चिनाब से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा चिनाब के बारे में मुझे बताने के लिए क्या है, चिनाब जो है इसका ओरिजिन जो है वो बारा लाचाला, तो बारा लाचाला जो है इसका ओरिजिन है, बारा लाचाला एक तरीके से रेंज है, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो आपको सभी को ओरिजिन पॉइंट पता होने चाहिए। ये जस्कर रेंज में आता है, जस्कर रेंज है, जस्कर रेंज, ठीक है। तो इसमें आ जाता है ये, ठीक है। तो जो रेंज है वो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये नॉर्थ से साउथ रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई रेंज नॉर्थ से साउथ क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो इसको तरीके से मैंने निमोनिक्स याद किया था कलेजे पे, तो कलेजे पे जो है ये निमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं, ये रेंज है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंज होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो झेलम चिनाब, बारा लाचाला, जस्कर रेंज, ठीक है। इसके अलावा झेलम चिनाब रावी, तो रावी जो है रावी, तो रावी जो है ये कुल्लू हिल्स, झेलम चिनाब रावी, तो ये है कुल्लू हिल्स, तो कुल्लू हिल्स जो है रोहतांग पास, तो ये रोहतांग पास जो है इसका ओरिजिन है, तो रोहतांग पास, ठीक है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो रावी जो है वो पीर पंजाल और धौलाधर रेंज, जो पीर पंजाल रेंज यही है, इसके और धौलाधर रेंज के बीच में जो है वो बहती है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल और धौलाधर से रावी जो है बहती है, ठीक है। झेलम चिनाब रावी। और इसके अलावा आ गया ब्यास, तो ब्यास जो है इसका भी जो ओरिजिन है जो रावी के पास से ही है, रोहतांग पास से ही है, ठीक है। तो रोहतांग पास से ही इसका भी है, ठीक है। तो झेलम चिनाब रावी ब्यास हो गया, ठीक है। और ब्यास जैसा कि मैंने बताया कि सतलज से मिलता है हरिके, हरिके जो वेटलैंड है रामसर साइट, वहाँ पे मिलता है, 1990 में जो है ये रामसर साइट बना था, ठीक है। इसके अलावा सतलज, तो सतलज जो है अपना सतलज, ठीक है। तो ये रकस ताल, ये आपको नहीं भूलना है, रकस ताल, राक्षस ताल भी शायद कहते हैं, रकस ताल। तो रकस ताल जो है ये बेसिकली इसका ओरिजिन है, ये बेसिकली कैलाश मानसरोवर के पास ही है, जो वेस्टर्न तिब्बत रीजन है, यहीं से जो कैलाश मानसरोवर के आसपास से ही जो है वो इंडस भी ओरिजिन होता है, सतलज भी होता है और ब्रह्मपुत्र भी होता है। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट की तरफ चला जाता है और फाइनली अरुणाचल से एंट्री मार के जो है असम से होते हुए बेसिकली इधर आता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिकली जो है रिवर सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सतलज पे जो है आपको सभी को ये पता होगा भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में, और ये सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम, सतलज रिवर। तो इतना जो फैक्ट है, मैंने ढेर सारे फैक्ट आपको यही 10 मिनट में मैंने आपको बता दिए। तो इसके बारे में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डिटेल में जाएँ, अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर मैं फिर से जो है एक रिवर सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम पर मैं एक वीडियो ले लूँगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें कुछ ऐसे नाम दिए हुए हैं, जैसे हेलेंस्की रूल है, कैंपियन रूल है, ठीक है। ये सभी आपसे जो है नाम आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है। ये सभी जो है रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाटर शेयरिंग को लेके जो है एग्रीमेंट या डॉक्ट्रिन या रूल है, ठीक है। तो ये सभी नाम बस आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा जिसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन पे अगर हम लोग आए तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी हाल में डिफेंस एक्सपो हुआ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसमें कुछ नहीं है डिफेंस रिलेशन के बारे में, इसमें डिफेंस एक्सपो हुआ बेसिकली गांधीनगर में। तो 2018 में बेसिकली आपको याद होगा कि 2020 में हर 2 साल पे होता है, बाय एनियल मतलब 2 साल पे, अगर कहीं लिखा हुआ है कि बाय एनियल इवेंट है, ठीक है। तो बाय एनियल इवेंट का मतलब यही हुआ, इसलिए लिखा हुआ है बाय एनियल, तो मतलब हर 2 साल पे होता है, हर 2 साल पे होता है, ठीक है। तो 2020 में हुआ था लखनऊ में, तो अपने जो लखनऊ है अपना वहीं पे हुआ था 2020 में। और इस बार 2022 में जो है ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो डिफेंस एक्सपो कुछ नहीं हुआ, डिफेंस एक्सपो एक तरीके से शोकेस है, मतलब नेवी है, अपनी नेवी है, चाहे आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, मतलब इस तरीके से जो अपनी आर्म फोर्सेज है, ठीक है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है। तो इसके जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं और खासकर जो इंडिया में बने हुए हैं, मतलब यहाँ की एजेंसी, चाहे डीआरडीओ हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो या और कोई एजेंसी हो, ये सभी जो भी वेपन इक्विपमेंट्स, चाहे वो गन हो, ठीक है, चाहे वो गन हो, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो, चाहे वो समझ रहे हैं ना, आर्टिलरी गन्स हो, टैंक्स हों, या और भी कई तरह के गन्स होते हैं, और भी तरीके के वेपन सिस्टम होते हैं, तरह तरह के जो वेपन सिस्टम होते हैं, उनका एक तरीके से जो मिसाइल्स हैं, तो उनका एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से एक्सपोजिशन होता है, समझ रहे हैं ना। एक्सपो से कोई आर्ट एक्सपो हो सकता है, कोई ऑटो एक्सपो हो सकता है, भाई वहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, आर्ट एक्सपो में आपके जो एक तरीके से जो आर्ट है, समझ रहे हैं ना, जो कलाकारी है वो बेसिकली लगे हो सकते हैं। तो डिफेंस एक्सपो मतलब जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट है वो एक बहुत से जगह, बड़े जगह पे, बहुत से बड़े जगह पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो आपको याद है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये ऑर्गेनाइज करती है, समझ रहे हैं ना, हर 2 साल पे डिफेंस एक्सपो। तो वहाँ पे जो है जो अलग अलग कंट्रीज, इस बार शायद देखा गया कि 80 कंट्रीज के जो है एक तरीके से यहाँ के डिफेंस ऑफिशियल, जो डिफेंस ऑफिशियल है वहाँ के अलग अलग कंट्री के डिफेंस ऑफिशियल, चाहे मिनिस्टर हो, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ के बेसिकली जो है मिलिट्री हेड, चाहे मिलिट्री हेड हो, समझ रहे हैं ना, आर्मी के वहाँ के हेड हो, चाहे नेवी के हेड हो, वो बेसिकली पार्टिसिपेट किए यहाँ पे। और इंडिया का एक तरीके से देखिए कि भाई यहाँ वेपन जो बन रहा है उसकी वेपन की क्वालिटी क्या है, समझ रहे हैं ना, सब कुछ आके उन्होंने देखा है। और इंडिया ने कुछ डील भी किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है, डील किया होगा कि भाई
एक्सपोर्ट हम करेंगे। मान लीजिए ABCD कंट्री है, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं, तो उससे बेसिकली एक तरीके से ट्रेड बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट होगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। तो एक तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक ये भी रीजन है कि डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और साथ साथ जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसको डिफेंस में एक तरीके से डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर को डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वाइट करने के लिए। तो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स जो है वो डिफेंस एक्सपो में एक तरीके से आ जाते हैं। और फिलहाल जो इंडिया का $12 बिलियन जो है, $12 बिलियन, ये इंडिया का एक तरीके से क्या है, अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। तो इंडिया जो है 2025 तक टारगेट लिया है, जैसा कि जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने टारगेट लिया 2025 तक $22 बिलियन जो है अपने को जो है एक तरीके से प्रोडक्शन करना है डिफेंस में, और अपने को एक्सपोर्ट भी बढ़ाने हैं। तो बस यही है डिफेंस एक्सपो, ठीक है, इतना डिटेल काफ़ी होगा। तो अभी ये 12th डिफेंस एक्सपो था जो कि अभी 2022 में हुआ है, ये 11th था लखनऊ वाला, और ये 12th था, ठीक है, तो पूछे 12th डिफेंस एक्सपो था, ठीक है। तो इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से डिफेंस एक्सपो के बारे में। तो और हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली अफ्रीकन रीजन के काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और इंडिया अफ्रीका एक तरीके से डिफेंस डायलॉग हुआ, ठीक है। मुझे इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी बताने के लिए, वो बेसिकली यहाँ का मैप मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इस मैप में देखिए ढेर सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। एक है कि भाई यहाँ रेड सी है, ठीक है, तो आप रेड सी और जो अपना ये एक तरीके से अरेबियन सी कह लीजिए या इंडियन ओशियन कह लीजिए, ठीक है, तो इसको बेसिकली जोड़ने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है, बब एल मंडेव। तो आपको ये नाम याद रखना है, बाब एल मंडेव। ये स्ट्रेट जो है एक तरीके से रेड सी को जोड़ता है। आप इंडियन ओशन कह लीजिए या एक तरीके से वेस्ट इंडियन ओशन कर लीजिए, या आप अरेबियन सी भी कह सकते हैं, इसी का चूंकि एक रीजन है। तो ये बेसिकली जो है आप इसको जोड़ने के लिए, समझ रहे ना। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है गल्फ ऑफ एडन है। तो आपको ये पता चले गल्फ ऑफ एडन जो है यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ ये जो कंट्री है, अब ये जो कंट्री है सोमालिया, सोमालिया, एथोपिया, इरोट्रिया, जिबूटी, तो ये सीड कंट्री इनको कहते हैं, समझ रहे हैं ना, जो गल्फ ऑफ एडन के पास हैं, ठीक है, इनको सीड कंट्री कहते हैं। बहुत आसान तरीका याद करने का, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर्शियन गल्फ दिख रहा है। पर्शियन गल्फ जो है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है एक तरीके से क्या होता है, यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो सऊदी अरबिया का बॉर्डर लगता है ऐसे पर्शियन गल्फ से, और इन सभी कंट्रीज का लगता है। तो इन सभी कंट्रीज को बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कंट्रीज इनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इनको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी कहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। पर्शियन गल्फ के आसपास के रीजन है, तो 6 कंट्रीज हैं, जिसमें आप येमन को हटा दीजिए, ये येमन है, येमन को हटा दीजिए तो सऊदी अरबिया, ओमान, और यहाँ पे बहराइन हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा, कतर हो जाएगा, ठीक है, और UAE। तो ये 6 कंट्री जो हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आ जाते हैं। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ठीक है। तो स्ट्रेट जो है, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज की जाती है कि 2 वाटर बॉडी को जोड़े। तो 2 वाटर बॉडी से यहाँ पाक स्ट्रेट है, तो पाक स्ट्रेट यहाँ पे ये और ये वाटर बॉडी जोड़ रहा है। तो स्ट्रेट जो है 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है। तो 2 वाटर बॉडी यहाँ पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान, उसको स्ट्रेट यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, आइलैंड्स दिख रहे हैं। मुझे आइलैंड दिख रहा है कि भाई यहाँ मालदीव है, मालदीव के साउथ में मॉरिशस है, मॉरिशस के यहाँ लेफ्ट साइड जो है वो मेडागास्कर है, मेडागास्कर, और ये बेसिकली मेडागास्कर आइलैंड है, और यहाँ मोजाम्बिक है, ठीक है। तो इसके बीच में ये मोजाम्बिक कंट्री है अफ्रीका की, और यहाँ पे मेडागास्कर, इसके पीछे मुझे मोजाम्बिक चैनल दिख रहा है। तो आपको ये सभी लोकेशंस जो है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। और मैप अगर आप पढ़ेंगे, जब मैप को बेसिकली आपको 5-10 मिनट डेली देना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं और इजिली क्वेश्चन हो भी सकते हैं एग्जाम में। तो अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया अगर रहेगा, ठीक है, तो बेसिकली ये जब आप मैप पढ़ेंगे तो ये सभी रीजन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो रीजन है पूरा, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल सा बात है, मैप में अगर आपसे UPSC पूछना चाहेगा तो बहुत कुछ पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा रेड सी का बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से लगता है, जैसे 2019 के प्रीलिम्स में पूछा था मेडिटेरियन सी के बारे में मेडिटेरियन से क्या ब्लैक सी किसी के बारे में पूछा था, तो कि भाई उसके बॉर्डर्स कौन कौन से स्टेट से लगते हैं, सीरिया के साथ लगता है या नहीं लगता है। सिमिलरली आपको इन सभी सी का बॉर्डर, क्या पर्शियन गल्फ का बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ लगता है, कैस्पियन सी का बॉर्डर कितने के साथ लगता है, मेडिटेरियन सी का, ब्लैक सी का, तो ढेर सारे क्वेश्चन जो है उससे बन सकते हैं। साउथ चाइना सी जो है उसका लोकेशन, इसके ऊपर ईस्ट चाइना सी है, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली जो है ये सभी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे मैप पे आपको इंसिस्ट किया है, ठीक है। तो मेरा काम है जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताते रहना, ठीक। तो बेसिकली इंडिया और अफ्रीका में जो डिफेंस रिलेशन है वो यही हो सकता है। एक तो चूंकि यहाँ अफ्रीका, यहाँ से जो है एक तरीके से ये अपना ये है ना, ये यहाँ से मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट निकला, इसको यूरोप जाना है, तो यूरोप जो है इस रास्ते जाएगा, समझ रहे हैं ना, इस रास्ते जो है बेसिकली एक तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होते एक तरीके से जाएगा यूरोप।
तो बेसिकली क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ट्रेड की बात है, तो ट्रेड की बात है तो यहाँ पायरेसी बहुत ज़्यादा होता है या मैरीटाइम टेररिज्म, मतलब ये भी जो भी कंट्री है, सोमालियन पायरेसी, जैसे सोमालिया है यहाँ से होकर गया, यहाँ पे जो काफ़ी ऐसे जो ट्राइब्स हैं या यहाँ के लोग हैं जो एक तरीके से पायरेट्स का काम करते हैं, यहाँ के जो जहाज होते हैं उनको लूट लेते हैं, जो भी जहाज जाता है ट्रेड के लिए उसको लूट लेते हैं, तो वो एक पायरेसी वाली समस्या है। तो इंडिया को बेसिकली अपनी जो नेवी है, नेवी की जो एक तरीके से फौज है, उसको बेसिकली इंडिया जो है एक तरीके से अपॉइंट किया हुआ है इस रीजन्स में, ठीक है। इसके अलावा मैरीटाइम टेररिज्म, इलीगल अनरिपोर्टेड फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत है। गोल्डन ट्रिंगल मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न रीजन है गोल्डन क्रिस्टेंट आ जाता है और ईस्टर्न में गोल्डन ट्रायंगल आ जाता है और इंडिया बीच में है, तो यहाँ पे ट्रेड का व्यापार होता है। और चूंकि अफ्रीका रीजन है, यहाँ से भी होके जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये सभी मुद्दे जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा अपने को चाइना को काउंटर करना है, चाइना का जो अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, अपने को काउंटर करना है, क्योंकि पीओके के थ्रू हो जाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू होके जाता है और अपने को जो है वो पसंद नहीं है, इंडिया को पसंद नहीं है कि भाई हमारा हिस्सा है, तुम हमारे परमिशन के बिना कैसे उसके थ्रू रोड बना सकते हो, या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ढेर सारे पॉइंट्स हैं। और जो चाइना का एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पल्स है कि भाई इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करना है, इस रीजन को कंट्रोल करना है, वो भी एक तरीके से इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है ये आज का शायद लास्ट टॉपिक रहेगा, शायद आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, नहीं एक और टॉपिक है, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली कुछ नहीं है कि भाई अभी हाल में चूंकि मैंने आज का भी न्यूज़पेपर मैंने देखा है, तो आज के न्यूज़पेपर में दिखाया है कि भाई इंडिया जो है अपने वुमेन ट्रूप्स हैं, वुमेन जो बेसिकली ट्रूप्स हैं, महिला ट्रूप्स हैं, वो सूडान भेज रही है। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा था। तो ये सभी जो है टॉपिक्स न्यूज़ में आते रहते हैं। पीस कीपिंग मिशंस में कितने लोग जा रहे हैं, तो पीस कीपिंग मिशंस जो है वो 1948 में स्टेब्लिश हुआ था, जो फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। जो इजराइल है, जो अरब कंट्रीज है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट, वहाँ पे कुछ समस्याएं थी, तो एक तरीके से इसमें कुछ नहीं हुआ कि मतलब मान लीजिए दुनिया में जो जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो वॉलंटरली जो हैं एक तरीके से क्या करती हैं, अपने आर्मी के पर्सनल, अपने पुलिस पर्सनल एक तरीके से भेजती हैं, अपने आर्मी के जो लोग हैं, जो फौज के लोग हैं, उनको भेजती है। अगर दुनिया में किसी कंट्री में समस्या है, मान लीजिए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सॉरी, टेररिस्ट एक्टिविटी, मान लीजिए कुछ ट्राइबल झगड़ा चल रहा है, जैसे बुरुंडी, रवांडा, इन सभी कंट्री में, सूडान में, यहाँ पे ट्राइबल जो है एक तरीके से जो दो कम्युनिटी है उनके बीच में काफ़ी झगड़ा है, ठीक है, या गवर्नमेंट के एक तरीके से तख्ता पलट हो गया, डिसआर्मामेंट, डीमोबिलाइजेशन, री इंटीग्रेशन, तो ढेर तरीके से समस्या, इस तरह की समस्या है, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, समझ रहे हैं ना। किसी ने तख्ता पलट कर दिया, किसी ने जबरदस्ती वहाँ पे कब्जा कर दिया, या कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, समझ रहे हैं ना, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक तरीके से जानबूझ के एक तरीके से क्या कर रही है, तानाशाही कर रही है, या वहाँ के लोगों को मार रही है बिना मतलब का, तो ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में जो है यूएनएससी और यूएनजीए, ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ठीक है, दोनों ही बॉडी जो है एक तरीके से क्या है, प्रिंसिपल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। तो ये जो है एक तरीके से इनिशिएटिव लेती है कि भाई नहीं, कुछ लोगों को बेसिकली कुछ ऐसे फोर्सेज जो हैं, जो सब आपस में सभी कंट्री जो हैं एक तरीके से अपनी फोर्सेज भेजेंगी और अपने फोर्सेज जो हैं वो जाके वहाँ पे शांति बहाल करेंगी, समझ रहे हैं ना। जो मिलिट्रीली जब इनकाउंटर करेंगी, मतलब काउंटर करेंगी, तो एक तरीके से वहाँ शांति बहाल हो पाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि सभी कंट्रीज ने अपने आर्मी पर्सनल्स वहाँ पे भेजे और वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश की गई, जहाँ भी इस तरह का वायलेंस इशू होता है, ठीक है। अभी हाल में देखा गया कि इंडिया जो है बेसिकली सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो बांग्लादेश अपना जो है ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करता है। सभी कंट्री अपना कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम अपने 5,000 जो है ट्रूप्स, 5,000 जो हैं आर्मी के बंदे हम वहाँ भेजेंगे, ऐसा हर कोई कंट्री अपना कंट्रीब्यूट करता है कि हम इतना भेजेंगे, और ये वॉलंटरी होता है। तो इंडिया या सेकंड या थर्ड नंबर पर रहता है, सेकंड पे नेपाल दिखा रहा था, थर्ड पे इंडिया दिखा रहा था। तो बेसिकली इंडिया भी जो है ये आगे रहता है अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करने में। फर्स्ट पे बांग्लादेश है जिसने सबसे ज़्यादा अपने एक तरीके से फौज जो है वहाँ पे भेजी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी आज की न्यूज़ में यही था कि भाई जो सूडान में जो है इंडियन आर्मी जो है एक तरीके से अपना जो है एक तरीके से वुमेन कंटिजेंट है वो भेज रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जिसने अपना ट्रूप्स भेजा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी कंट्रीज हैं, समझ रहे हैं ना। और ऑलरेडी जो हैं अभी 12 पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ऐसे 12 जगह हैं जहाँ पे ये पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ शांति की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उसमें से सूडान है,
उसमें से सूडान है, ठीक है, सूडान है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये सभी जो है अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है। इसके अलावा माली है, माली भी अफ्रीकन कंट्री ही है, माली, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में आती है। इसके अलावा लेबनान है, लेबनान जो है एशियन कंट्री है, ठीक है। देखिएगा नक्शे पे, देखिएगा लेबनान का बॉर्डर किसके साथ, सीरिया के साथ लगता है, नहीं लगता है। इसके अलावा इजराइल है ही, सीरिया है ही, पहले साइप्रस है, इजराइल हो गया, सीरिया हो गया। एक बार आप ठीक से देख लीजिएगा ये 12 कंट्रीज कौन सी हैं, और साइप्रस हो गया। तो ये सभी कंट्रीज जहाँ पे अभी चल रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या क्या आती है, मान लीजिए दो 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 वहाँ पे कुछ ऐसे आपस में कम्युनिटी हैं, आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, या वहाँ पे गवर्नमेंट की बाहर होने की व्यवस्था नहीं करते। हम लोग चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, इसलिए अपने को आइडिया नहीं रहता कि भाई स्थिति बहुत बुरी हो सकती है अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर किसी एक के हाथ में सत्ता आ गई या कुछ वायलेंस हो गया तो। चूंकि यहाँ पे जो है एक शांत व्यवस्था, इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, इसलिए अपने को ये पता नहीं है। लेकिन काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ बुरी हालत है, जहाँ बुरी हालत है, ठीक है। अब इंडिया की जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है यहाँ पे जो कि सेकंड हाईएस्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट पे बांग्लादेश है, लेकिन मैंने जहाँ सर्च किया था वहाँ थर्ड दिखा रहा था, ठीक है। तो सेकंड पे नेपाल दिखा रहा था, तो फर्स्ट पे बांग्लादेश है और सेकंड पे जो है वो इंडिया है, जो कि ट्रूप कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग जो है इंडिया ने 179 जो कि मैं डाटा में देखा हूँ, इतने जो है लोग शहीद हुए हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। तो हम लोग जो यहाँ पे सरहदों पर मरते हैं उनके बारे में न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग होते हैं जो पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो है उनकी डेथ हो जाती है, मतलब शहीद हो जाते हैं। अपने देश का एक तरीके से क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग भेजे हुए होते हैं ऑपरेशंस में, वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। समझ सकते हैं, अगर इतने लोग शहीद हो रहे हैं, इतने लोग पिछले 50-60 सालों में जो हैं, लास्ट 6 डिकेड में 60 सालों में शहीद हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत ही बुरे कंडीशन में इनको काम करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल हालात संभालने पड़ते हैं, तभी ये लोग शहीद होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो कोरिया जो है वहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है। और इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी 2007 में, जो जिसने उन्हें सभी के सभी वुमेन कंटिजेंट मिशन पे भेजा था। मतलब एक पूरे महिला ट्रुप ही गई थी, साथ में कोई भी मेल ट्रुप नहीं गया था, सिर्फ महिला ट्रुप जो है वो मिशन पे गई थी। इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है। और आज के दिन भी, आज का न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, जो सूडान में जो ट्रुप गया है उसमें पूरी की पूरी जो कंटिजेंट है वो महिला कंटिजेंट ही है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा अभी तक 2.5 लाख लोगों जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यहाँ के जो फौज के लोग हैं 2.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। इसके अलावा एक समस्याएं क्या है या चैलेंजेस भी देख लेते हैं हम लोग, साथ साथ चैलेंजेस भी देखना चाहिए। चैलेंजेस बेसिकली यही है कि बेसिकली यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इशू है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कैश फ्लो प्रॉब्लम है पहली बात। दूसरी बात, जो पावर है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के पास पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग जाएंगे, जितने भी लोग चाहेंगे उनके ऊपर ये एक्शन नहीं ले सकते। सभी लोग वॉलंटरली गए हैं, अपनी इच्छा से गए हैं, तो वो जो है बेसिकली उनके ऊपर जो मतलब यहाँ से जो भी ट्रूप्स जाएगी, जहाँ से जो भी फोर्सेज जाएगी, वो बेसिकली यहाँ की आर्मी, मान लीजिए यहाँ के आर्मी के बंदे जा रहे हैं, यहाँ के आर्मी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो जा रहे हैं, और जो भी सोल्जर्स हैं वो जा रहे हैं, तो ये यहाँ की आर्मी और इस कंट्री की गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहीं के जो आर्मी है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ के गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये जो है एक्शन नहीं ले सकता है उन पीस कीपर्स के खिलाफ अगर वो कुछ गलत करते हैं तो, ठीक है। ये समस्याएं हैं। इसके अलावा इन सभी कंट्रीज में बहुत सारा जो एक तरीके से इशूज है, ठीक है। सोमालिया हुआ, रवांडा हुआ, क्योंकि यहाँ ट्राइबल हैं और आपस में बहुत ही इनका राइवलरी चलता है, झगड़ा चलता है, और काफ़ी लोग एक तरीके से क्या करते हैं, दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। तो वहाँ शांति बहाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि याद रखने हैं, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आइए, जो आज का जो बेसिकली लास्ट टॉपिक है वो है FATF, और इसके बाद सॉरी लास्ट टॉपिक तो नहीं है, इसके बाद इंटरपोल भी है, तो लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो FATF बेसिकली क्या है, जो अनाउंस द रिमूवल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने की क्या कहते हैं तरीके से घोषणा कर दिया FATF ने। तो FATF के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है FATF के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई FATF जो है वो है क्या, ठीक है। तो FATF एक तरीके से क्या है, बॉडी है, ठीक है। FATF एक तरीके से बॉडी है जिसमें 37 मेंबर हैं, ठीक है, 37 मेंबर हैं, ठीक है। और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 37 मेंबर हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, और जो हेडक्वार्टर है वो OECD का हेडक्वार्टर है, OECD, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी का हेडक्वार्टर जो है वो इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो एस्टेब्लिश 1989 में हुआ था G7 समिट पेरिस पे, ठीक है।
इसके अलावा जो इसका काम है, इसका काम बहुत ही सिंपल है, जैसा लिखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम सिंपल है, जैसा लिखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मतलब किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल एक दूसरे को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, किसी भी तरह के आतंकवादी एक तरीके से आतंकवादी गतिविधि के लिए कोई फाइनेंसिंग कर रहा है, कोई कंट्री फाइनेंसिंग कर रही है। मान लीजिए पाकिस्तान जो है किसी किसी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को, पाकिस्तान जो है वो इंडियन मुजाहिदीन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको फंडिंग कर रही है, तो भाई पाकिस्तान के ऊपर जो है वो FATF एक्शन लेगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा, उसको ग्रे लिस्ट में डाल देगा। समझ रहे हैं ना? पाकिस्तान अगर कुछ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है तो उसके ऊपर FATF एक्शन लेगा, उसको ग्रे लिस्ट में डाल देगा, और फिर भी अगर ये नहीं सुधरा तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। तो बेसिकली यही है, समझ रहे हैं ना? बेसिकली यही है कि ये जो है एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, इधर उधर फालतू जो एक तरीके से पैसे की जो गलत गतिविधि है, समझ रहे हैं, पैसे की गलत गतिविधि है उसको देखना, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और टेररिस्ट को फाइनेंस किया जा रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दो चीज़ें होती हैं। अगर मॉनिटरिंग बढ़ा दिया, ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि भाई आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आपको एक इंक्रीज मॉनिटरिंग में कर दिया गया है, इसमें कुछ एक तरीके से सैंक्शन कर दिया जाता है, कुछ फंडिंग जो है इनकी रोक दी जाती है कि आप फंडिंग जो है इन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ले सकते हैं। और ब्लैक लिस्ट में अगर आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया जाएगा, तो ब्लैक लिस्ट में एक तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें मॉनिटर किया जाता है, इसमें एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को बेसिकली कई बार 2008 में, 2012 में और 2015 में और फाइनल 2018 में इतनी बार जो है सो ग्रे लिस्ट में डाला गया है, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो हाल में भी इसको रिमूव किया गया 2022 में। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया गया ग्रे लिस्ट से। ठीक है, तो अभी आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता ये होना चाहिए कि ग्रे लिस्ट में जो है वो कई कंट्रीज हैं, जैसे कि सीरिया है, टर्की है, म्यांमार है। सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सुडान, युगांडा, यमन। तो मैंने कुछ कंट्रीज के नाम बता दिए, सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सुडान, युगांडा, यमन, ये सभी ग्रे लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट मिलनी आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट में जो है जो कंट्रीज उनका नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जहाँ का एक तरीके से प्रेसिडेंट मुझे लगता है उसका दिमाग खराब है। नॉर्थ कोरिया, ईरान, ईरान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये तीन कंट्री जो हैं फिलहाल अभी ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक लिस्ट में फिलहाल हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही तीन कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा जो FATF है, ये बॉडी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग और उसको एक तरीके से गतिविधि को एक तरीके से रोकती है, और कोई नहीं सुधरा उसको ग्रे लिस्ट में डालती है, फिर भी नहीं सुधरा उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। एक तरीके से उसके सैंक्शन लगा देती है। हो सकता है उसको किसी भी तरह की फंडिंग की आवश्यकता हो, किसी भी तरह की कॉपरेशन किसी कंट्री के साथ करना हो, तो उस पर एक तरीके से रोक लगा देगी, उस पर एक तरीके से रोक लगा देगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया जो है मेंबर कब बना था, इंडिया FATF का मेंबर है या नहीं आपसे पूछ दे तो हाँ है, 2010 में इसका मेंबर बना था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ बताने को नहीं है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपोल। तो इंटरपोल के बारे में आप लोग मूवी में भी देखते होंगे। ठीक है, काफ़ी ऐसी मूवी थी, जैसे डॉन 2 आया था, उसमें भी था सर, डॉन 2 या डॉन 3 डॉन में था। तो उसमें बेसिकली जो है इंटरपोल जो होता है ये बेसिकली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह का पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है? एक तरह से इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सभी कंट्री जो आपस में जैसे कॉपरेट करती हैं। तो ये न्यूज में क्यों आया भाई? मेटावर्स टेक्निक का यूज किया, मेटावर्स। ठीक है, अब ऐसे आपने पिछला साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज की थी। एक था ऑगमेंटेड रियलिटी, एक था वर्चुअल रियलिटी, एक था मिक्स रियलिटी और एक था एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, तो 4 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाया था। तो बेसिकली इसमें है क्या, ये मेटावर्स जो टर्मिनोलॉजी है ये है क्या? तो एक 1990 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसका नाम रखा था मेटावर्स। तो मेटावर्स बेसिकली यही है कि बेसिकली आज से 20-25 साल पहले हम और अगर आप बात करेंगे कि भाई हम लोग सोचे कि बात करें, हम लोग टेलीफोन से बात करते थे। 20 साल पहले टेलीफोन जो था अपना एक बड़ा सा जो टेलीफोन पिक्चर्स में देखते थे उससे हम लोग बात करते थे। बाद में मोबाइल फ़ोन आया, मोबाइल में भी कीपैड वाला फ़ोन आया, उसके बाद कैमरे वाला फ़ोन आया, तो उसके बाद फिर टेक्सटिंग वाला जो मैसेज वाला सिस्टम जो बेसिकली वो सभी चीज़ें आई। उसके बाद व्हाट्सअप आया, तो व्हाट्सअप में भी फिर वीडियो कॉल फैसिलिटी आ गई। अब हो सकता है भविष्य में, समझ रहे हैं ना आप कहाँ से कहाँ हम लोग जा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में आप हो सकता है दिल्ली में बैठे हों, आप हो सकता है लखनऊ में बैठे हो, मैं यहाँ गोरखपुर में बैठा हुआ हूँ। तो हम लोग जो है आपस में अगर बात करें तो इस तरीके से बात करें कि भाई आप 3 डायमेंशनल जो है मेरे सामने बैठे हुए हो, वैसी फीलिंग आए। मतलब आप अगर आपकी मम्मी अगर आपके गाँव में है या कहीं शहर में है या कहीं पे भी हैं, अगर आप मम्मी से अपने दूर हैं तो अपनी मम्मी से आप बात कर सकते हैं बेसिकली कहीं भी बैठ के, और आपकी माताजी को भी ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे सामने बैठा है, और आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरी माताजी जो है मेरे सामने बैठी हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की एक फीलिंग आ जाएगी, और ये बहुत ही एक तरीके से सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। आप लोग ये आजकल यूज भी हो रहा है, आप लोग पिक्चर्स में देखते भी जनरली हॉलीवुड पिक्चर्स में देखते होंगे। बेसिकली एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है, जैसे हम लोग ईयरफोन होते हैं सॉरी हेडफोन होते हैं,
वैसे ही आंखों के सामने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होगा, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जो आंखों के सामने एक तरीके से लगा देंगे आप, ठीक है। और ऐसा काफ़ी जगह आप लोग जैसे मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो थोड़ा सा आपने फील भी किया होगा, तो वहाँ एक चेयर होता है, चेयर पे आंखों के सामने आपके एक लगा दिया जाता है एक तरीके से हेडबैंड तरह का आंखों के सामने, और उसमें फिर आपको जो है आपको ऐसा लगता है आप पहाड़ों में ट्रेवल कर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आपको तो दुनिया में गलत एक अलग दुनिया में चले आए हैं, समझ रहे हैं ना। तो वैसी ही फीलिंग जो है आप कर पाएंगे। तो इंटरपोल ने इसका यूज किया कि भाई ऐसा फीलिंग आए कि भाई जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं 195 मेंबर कंट्रीज हैं, ये सभी ऐसा लगे कि भाई वर्चुअल टूर कर रहे हैं, कि भाई हम लियोन फ्रांस, जो इसका हेड ऑफिस है वो लियोन फ्रांस है, ठीक है। तो फ्रांस में जो है यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, सभी को ऐसा लगा कि भाई सभी के सभी जो है उस फ्रांस के हेड ऑफिस में हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और जो बातें होंगी वो रियल बातें होंगी, मैं उनसे जो कहूँगा वही उनको सुनाई देगा। लेकिन वो एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, दूसरा फ्रांस में बैठा हुआ है, तीसरा हो सकता है न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, लेकिन तीनों जो है ऐसा लगेगा कि अगल बगल बैठे हुए हैं और आपस में रियल बातें कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे तरीके से फीलिंग आएगी, और ये हो सकता है रियलिटी अगर आने वाले कुछ सालों में ये रियलिटी बन जाए, और बहुत ही अच्छा लगेगा फिर कि भाई आप कहीं हो हम कहीं हो और हम लोग आपस में सामने जो है एक दूसरे से लेक्चर लें। आप घर में बैठे हुए हों, ऐसा लगेगा आप क्लासरूम में बैठ के मेरे सामने लेक्चर ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं किस प्रकार की दुनिया हो जाएगी, और बहुत ही एक तरीके से थ्री डायमेंशनल वे में आप किसी से बातचीत कर सकेंगे, और उसके साथ रहने की बातचीत करने की फैसिलिटी जो है आपको फील कर पाएंगे। तो बेसिकली इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। ये तो मैंने आपको मेटावर्स के बारे में बताया कि इस तरह की एक थ्री डायमेंशनल दुनिया हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरपोल जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे को बेसिकली कॉपरेट करते हैं कि किसी प्रकार का एक्शन लेना पड़े तो वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस है, आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली इंटरपोल में सभी कंट्री कॉपरेट करती हैं, तो सबका एक एनसीबी होता है हर कंट्री का, नेशनल सेंटर ब्यूरो। तो इसमें इंडिया जो है वो सीबीआई जो है, इंटरपोल को सीबीआई जो है नेशनल सेंटर ब्यूरो है। सीबीआई जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। और ये जो है ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टेचुरी बॉडी। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सीबीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। स्टेचुरी बॉडी है या नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, गलत कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली है, ये आपको पता होना चाहिए। और पीसीएस वाले चेयरमैन पूछ देते हैं, मैंने देखा कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन पूछ देते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जो है चेयरमैन जो है ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, सुबोध जायसवाल नाम है, ये फिलहाल इसके चेयरमैन है, ठीक है। तो मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेचुरी बॉडी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और सुबोध जायसवाल इसके वो हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1963 में सीबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, पहली बात। और दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो इसके अंतर्गत जो है एक तरीके से ये आता है, ठीक है। 1946 ये एक्ट जो है उसमें 19 इसके अंदर ये बेसिकली आता है, लेकिन स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब अगले वाले पॉइंट पे देखिए, इसमें कुछ नोटिसेज होती हैं जो आपस में सर्कुलेट होती हैं। रेड नोटिस बेसिकली तब होता है कि जब किसी वांटेड पर्सन, कोई वांटेड हो, किसी ने कुछ क्राइम किया, उसको एक तरीके से क्या करना हो, अरेस्ट करना हो, तो रेड नोटिस। तो ये सभी आपको प्रीलिम्स से पता होना चाहिए। प्रीलिम्स से पूछे रेड नोटिस किसके लिए है, येलो किसके, तो आपको पता होना चाहिए। येलो मिसिंग पर्सन के लिए, कोई गया भाई कहीं, छोटा बच्चा है या कोई वुमेन है या कोई है तो मिस हो गया, तो उसको एक तरीके से लोकेट करने के लिए, लोकेट मिसिंग पर्सन, ठीक है। ब्लू नोटिस किसके लिए है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, कोई कहीं पे है उसकी जानकारी इकट्ठा करने से, कुछ क्राइम कमिट किया उसकी जानकारी इकट्ठा करनी है। ब्लैक नोटिस किसके लिए है, किसी की भाई किसी की डेथ हो गई है, उसकी बॉडी जो है आइडेंटिफाई करनी है, भाई किसकी बॉडी है, किस कंट्री का है, कहाँ का है, ठीक है, उसकी बॉडी आइडेंटिफाई करनी है। ऑरेंज नोटिस किसके लिए है, भाई कोई कुछ भी सामान छुपा के ले जा रहा है, समझ रहे हैं ना। टू वार्न इवेंट सॉरी टू वार्न एन इवेंट एंड पर्सन एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। मतलब कोई व्यक्ति या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हैं, और वो इवेंट जो है वहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, तो वार्निंग देने के लिए, ऐसे इवेंट में वार्निंग देने के लिए, ठीक है। ग्रीन नोटिस बेसिकली कोई हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड लाइकली टू रिपीट दिस, तो कोई क्रिमिनल है जिसने प्रीवियस रिकॉर्ड है कि उसने कभी कुछ क्राइम कमिट किया है और आगे कर सकता है, तो उसके लिए ये ग्रीन नोटिस होता है, ठीक है। इसके अलावा पर्पल नोटिस किसके लिए है,
भाई किसी ने कुछ सामान छुपा, कोई ड्रग ले जा रहा है, कोई ड्रग ले जा रहा है, अपने जूते में ले जा रहा है, और ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं कि भाई कोई अपने एक तरीके से पेट के अंदर जो है सिलाई करके ड्रग्स ले जाता है, तो समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के कॉन्सिलमेंट सर कुछ ले जा रहा है तो एक्टिविटी के लिए उसके लिए रिपोर्ट किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, ये सभी नोटिस होते हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंटरपोल के बारे में इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो सीबीआई जो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर बॉडी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली नॉर्ड स्ट्रीम है, ठीक है। तो जो शॉर्ट न्यूज में एक तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम है, तो नॉर्ड स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, गैस पाइपलाइन है। क्या है? गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। यहाँ किसी इमेज में दिख रहा है कि ये रशिया है, ठीक है, रशिया। तो रशिया के दो जगह से, व्याबोर्ग और ये लिस्टलुगा, ठीक है। तो व्याबोर्ग और अष्टलुगा, तो यहाँ से होके ये जर्मनी जाती है। दोनों पाइपलाइन पैरेलल हैं, दो पाइपलाइन है ये, ठीक है। तो इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2, ठीक है। तो ये दो रूट हैं जिससे गैस जा रही है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से यहाँ जा रही है। तो नेचुरल गैस में बेसिकली क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन लीक हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में आया है। दोनों के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है, आपको बस याद करना है कि भाई रसिया से लेकर जर्मनी जाती है ना, गैस पाइपलाइन है। बाल्टिक सी, ये सी जो है वो बाल्टिक सी, तो इसके थ्रू जाती है, बाल्टिक सी के थ्रू जाती है। जो फैक्ट्स आपको याद बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैप देखिए, फिनलैंड दिखा रहा है, स्वीडन दिखा रहा है, इन सभी को नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। ये नॉर्ड स्ट्रीम इसी से नाम है, नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। तो नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ बता रहा है कि मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जो है वो 80 टाइम्स मोर हार्मफुल है, 80 टाइम्स मोर खतरनाक है, ठीक है। क्योंकि इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो CO2 की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है आज हम लोग डिटेल से जो देखा, और बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो 1 घंटे का लेक्चर जो है वो 2 घंटे में का हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ और आप भी नहीं चाहेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक। तब तक आप लोग जो है ठीक से पढ़ाई करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक। तो फिर गुड बाय एंड जय हिंद।